फिजिक्स का टॉपिक देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक को ये समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस कहाँ से करते हैं, लाते कहाँ से हैं। ये टॉपिक एक्चुअली में हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं वहां से इंट्रोड्यूस करते हैं। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में बात किसका करते हैं? दैट इज अ स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, जब आप लाइट को समझने का जब कोशिश करेंगे कि लाइट क्या है, तब हम लोग बात करते हैं कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which helps to see the objects, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट हो जाता है। और वहां से इंट्रोड्यूस होता है कि चलो ठीक है, जब लाइट का हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं आपके सामने, जनरली क्लास में जब ऑप्टिक्स में यू आर स्टडिंग लाइट, देन वी आर कमिंग टू हाँ विजिबल लाइट। वहां से हम लोग को पहले इंट्रोड्यूस करना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात करते हैं तब उसमें किस तरह का लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रहा है, वहां से इंट्रोड्यूस होता है। चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये टर्म्स जैसे आया है इसमें करेंगे क्या हम लोग। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक नया ही तरीका हम लोग यूज करते हैं। जैसे दिस इज विजिबल रीजन, ठीक है, दिस इज visible region means we are talking about WebGear, ठीक है। तो विजिबल रीजन का एक तो बेसिक हम लोग को वेवलेंथ ये सब पता होना चाहिए, लाइक दिस इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। एक बार यूपीएससी क्या किया था, इसमें नैनोमीटर में दे दिया था। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे, जस्ट लुकिंग इनटू द नैनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। इसी को अगर एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो दिस इज 3800 दिस एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। एनसीईआरटी एग्जैक्ट ये लिखता है, लेकिन आप एग्जाम के लिए नॉर्मल वैल्यू 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा ड्रॉ करते हैं तो वहां हम लोग को याद रखना पड़ता है बहुत कुछ। उसके लिए एक अलग तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे वेबगेयर का बात करें, वी वॉलेट है, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कैसे होता है, पहले ये आप जानते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन, दिस इज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, कोई भी आप कह सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जब बात करते हैं तो पहले एक रिलेशन हम लोग को समझना चाहिए कि जब भी कोई वेव होगा उसमें तीन चीज तो होगा ही। जब भी कोई वेव होगा तो उसमें तीन चीज तो होगा ही। एक तो उसका कोई वेलोसिटी होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता होगा, और एक वेवलेंथ होता होगा। इन तीनों के बीच कुछ रिलेशन भी आता होगा, जिस वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग बोलते हैं एफ लैम्डा। वेलोसिटी इक्वल टू बोलते हैं एफ लैम्डा, और यहाँ वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं तो इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको एक रिलेशन निकल जाएगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो वहां से एक बात समझ में आया कि दोनों में से एक कोई अरेंज कर ले तो दूसरा उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वही कर लेते हैं। चलिए एक बात समझिए, ये जो एक्चुअल अरेंजमेंट है, अगर इसका बेसिक देखिए कि अरेंजमेंट किया कैसे है, तब आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली अरेंज करने का कोशिश किया है फ्रीक्वेंसी पर। कैसे? देखिए, जो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से बड़ा होता है, क्या बोलेंगे आप उसको? अल्ट्रा देन वॉयलेट। ठीक है, अल्ट्रा देन वॉयलेट, यू कैन राइट हियर अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी इंफीरियर देन रेड होता है उसको क्या बोलिएगा? इंफीरियर देन रेड, इंफ्रारेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लिए इंफ्रारेड। अब ये टर्म हम बताए क्यों है ये भी समझिए, ऐसे तो रट भी सकते थे इसको, लेकिन यहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट अब हम लोग को याद नहीं करना होगा। जैसे अब हम आपको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज करो, आप ऐसे भी बना सकते हो, गलत हो सकता है ना ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा, ये अल्ट्रा वर्ड है, आपको याद है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? अच्छा, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एफ लिखा हुआ है ना, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ठीक है, अब पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पर ही स्टिक रहते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है ना, अब यहां पर आपका अल्ट्रावायलेट के बाद आ जाता है एक्स रेज। दिस एक्स इज एक्चुअली मैथमेटिकल एक्स, अननोन वाला जो लेते हैं ना, वहीं से आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका दिस गामा रेडिएशन हो जाता है, गामा रेडिएशन होता है। इधर इंफ्रारेड से अधिक माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो बेसिक समझ गया। अब इसको याद रखने का एक और अच्छा तरीका है, जैसे फ्रीक्वेंसी हम बोले, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
अब देखो आप कि यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम किधर दिस विजिबल रीजन का बात कर रहे हैं तो इसका वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज। फ्रीक्वेंसी हम लोग हर्ज में मेजर करते हैं। यहां देखो हम 4 लिखे हैं आपके सामने, दिस इज 4 उधर से आया, ठीक है, और यहां हो जाता है 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज। तो ये अपने आप याद रहता है कि अच्छा इनवर्स रिलेशन है, तो ये वेवलेंथ लिख रहे थे, यहां हम फ्रीक्वेंसी उल्टा करके लिख चुके हैं, ठीक है। एक इसका रीजन भी, जैसे कुछ स्टेट पीसीएस में आपको वेवलेंथ ये सब पूछ लेता है, ठीक है। जैसे इसमें हम एक लाइन में आपको बता रहे हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं इसमें, ठीक है, जो सीरियसली में बुक में आपको नहीं मिलेगा। जस्ट हम लोग इतना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रट क्यों रहे थे, समझने का कोशिश क्यों कर रहे थे कि अब एक लाइन में हम लोग को सारे का फंक्शन पता चल गया। कैसे? अब जैसे ही इधर बढ़ते हैं एनर्जी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है एनर्जी? एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ठीक है, कांस्टेंट है तो ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। लैम्डा इधर घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है, तो इधर हम लोग का एनर्जी बढ़ रहा होगा। कॉमन सा बात है, जैसी एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है, उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा। अब इधर आप जैसे जैसे जाएंगे ये सारा डेंजरस आ जाता है, ठीक है। गामा के पास सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, एक्स के पास कम, और दिस यूवी के पास उससे कम। इसलिए यूवी हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेडिएशन से कौन बचाता है हम लोग को? दिस इज ओजोन लेयर का हम लोग बात करने लगते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। यूवी भी अलग होता है, जैसा हम लोग नॉर्मल बात करते हैं ऐसा कोई टर्म नहीं है। यूवी में भी ए, बी और सी एग्जिस्ट करता है। यूवी सी से हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यूवीसी स्ट्रेटोस्फेयर तक आता ही नहीं है, वो ऊपर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक और रिलेशन निकल गया। जैसे हम यहां एनर्जी का बात किए, आप एक बात और समझिएगा, मतलब एनर्जी के साथ साथ जिसका वेवलेंथ जितना कम उतना कम ट्रेवल करेगा, जिसका वेवलेंथ जितना कम तो वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता है। जब हम लोग कॉस्मिक रेस का बात करते हैं तब उन सबका बात कर सकते हैं, फिलहाल उस टॉपिक का वहां तक आता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे यूवी बी से तो हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, व्हाट अबाउट यूवी ए? ठीक है, UVA 90% ऑफ द UVA रेडिएशन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब UVA रेडिएशन सरफेस ऑफ अर्थ पर आता है, उससे हम लोग को बेसिकली ओजोन लेयर प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट दैट इज नॉट सो हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है वो, ठीक है। तो ये बात हम लोग इसका पेनिट्रेशन का बात कर रहे थे। वो क्यों नहीं आ पाते सर? जब हम यूवीसी को बता दिए कि नहीं आ पाता है तो ये लोग कहां से आएगा, ठीक है। इससे एक और चीज आप लिंक कर सकते हैं सर, सबका फंक्शन हम लोग याद नहीं करते हैं। अब हम लोग, अब जैसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस का स्टडी करना है, आई हैव टू स्टडी न्यूक्लियस, कौन सा रेडिएशन आप यूज करेंगे? जो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा रखता होगा, गामा रखता है। एटम को स्टडी करना है तो क्या पढ़ेंगे? एक्सरे से कर लेंगे, ठीक है। पानी साफ करना है, नॉर्मल जो हम लोग घर का पानी यूज करते हैं आरओ वाला, तो उसमें यूवी लगा रहता है, तो उसमें यूवी लाइट होता है ऊपर सेंसर, वो यूवी वाला काम करता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे अब बायोमेडिकल वेस्ट है, आपको उसको ट्रीट करना है, भाई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वी यूज गामा रेज, ठीक है। आपको स्कैन करना है, बॉडी का स्कैन कीजिए, चाहे आप सामान का स्कैन किए, कैन यूज एक्सरेज, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं एक बार। इधर हम बहुत ज्यादा डिटेल सबके बारे में नहीं बात की हैं, क्योंकि हमें दूसरा टॉपिक भी सर बोले हैं, उस पर भी हम शिफ्ट करने वाले हैं। पहले इनका एक छोटा सा एक और देख लेते हैं। जैसे आप इधर समझे पेनिट्रेशन पावर, इधर दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे। जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, एक तो आपका सबसे पहले यूज कम्युनिकेशन में करते हैं। पहला हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन में करते हैं। अब जैसे देखो आपको स्मॉल डिस्टेंस, जैसे ये एसी है, ठीक है, एसी के रिमोट में हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? छोटा दूर का है, ठीक है, तो यू कैन यूज इंफ्रारेड, ठीक है। मोबाइल का टावर यूज करना है, अच्छा मोबाइल का कम्युनिकेशन से हम लोग को लगता है बहुत बड़ा दूर का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नहीं। मोबाइल का कम्युनिकेशन हम लोग नियर बाई टावर तक करते हैं। आपके घर में टावर जब दूर हो जाएगा थोड़ी ना मोबाइल कम्युनिकेट कर पाएगा, तो हम लोग वहां क्या यूज करेंगे? माइक्रोवेव, ठीक है। हाँ, आपके पास सैटेलाइट फोन है तो यू कैन यूज रेडियो वेव्स, ठीक है। उसी तरह से इनका प्रॉपर्टी हीटिंग से भी रिलेटेड होता है। जैसे इंफ्रा, एक तो हम आपसे बोले डिस्टेंस मतलब कम्युनिकेशन को रिलेट किए, दूसरा हीटिंग प्रॉपर्टी को भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। अच्छा कभी ये सोचे हैं कि इंफ्रारेड मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं वही क्यों रिस्पॉन्सिबल है? व्हाई CO2? आई कैन से लाइक व्हाई नॉट नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग डिटेल बात कर सकते हैं, लेकिन दैट टॉपिक इज कंप्लीटली डिफरेंट, उसको रहने देते हैं, ठीक है। तो उस पर बात इसी से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव, ठीक है। आप खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव यूज करें, हीटिंग का ज्यादा यूज। इंफ्रारेड से ग्लोबल वार्मिंग, माइक्रोवेव से खाना ही बना लिए, ठीक है। रेडियो वेव्स का हम लोग उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरफ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो यूज याद, ये हार्मफुल नहीं है। इधर वाला क्या था?
हार्मफुल था, इधर वाला हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में यूज किए, और दूसरा हम लोग टेम्परेचर के लिए यूज किए, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए, और इधर विजिबिलिटी, स्कैटरिंग, ये सब कम्युनिकेशन का मतलब एक समझना होगा हम लोग को ये पॉइंट। कम्युनिकेशन तब आप बोल सकते थे ना कि बेसिकली रेड यूज कर लो वेवलेंथ, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे जैसे स्कैटरिंग बढ़ेगा लाइट का, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को वैसा चाहिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो तो वो स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। जितना हाँ कम करेगा, आप ज्यादा आगे जाएंगे तो स्कैटर कम, बहुत कम कर रहा है रेडियो वेव्स, हाँ तो वही बेसिकली वहां पर रेलिक स्कैटरिंग है। दैट इज रेलिक स्कैटरिंग में आप डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4 का बात करते हैं, ठीक है। हालांकि जब रेलिक स्कैटरिंग बोलते हैं आप, ठीक है, छोड़िए उसको, अलग जा रहे हैं, नहीं तो रमन स्कैटरिंग दोनों बिल्कुल अलग टॉपिक है। चलिए इसमें हम अभी यहीं पर, इसका अपना अपना यूज है जैसे इसका। चलिए हम लोग, आप सर पूछ रहे थे फ्रीक्वेंसी वाला, उस पर भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी का वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड से रिलेट करने का कोशिश किए, वो पिच डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो पिच डिपेंडेंट। हायर द फ्रीक्वेंसी मींस हायर द पिच, मतलब वॉइस कैसा हो जाएगा, दैट इज शार्प, दैट इज शार्प, ठीक है। एक्चुअली में वो, और उसका उल्टा भी सही है, ठीक है। हाँ, वॉइस ऑफ गर्ल, दिस गोट, यू कैन अपोजिट में टाइगर का भी बात कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इनका क्या है, दिस इज पिच इज लो, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लो, ठीक है। तो वो चीज हो जाता है। खैर इसको जब आप रिलेट करते हैं, यू कैन स्टार्ट विद अ डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि पिच वाला जो चीज है वो श्रिल और दस ग्रेव का बात होने लगता है। हाँ, ग्रेव और श्रिल का बात होता है। इसीलिए जैसे कोई गाड़ी, आप स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, तो आपको वॉइस श्रिल लगता है, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ गई, कैसा लग रहा है, वो ग्रेव हो जाता है। दिस इज डॉपलर इफेक्ट, और उसमें यही जो फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं।